बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम थायराइड ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। थायराइड ग्लैंड मैमल्स में, स्पेशली ह्यूमंस में, ये ग्लैंड हमारी नेक में मौजूद होता है। और नेक में ये कहाँ पे मौजूद होता है? लेरिंग्स के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है ये। और लेरिंग्स आप जानते हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। उससे नीचे ये थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है और इसके दो पार्ट होते हैं, इसकी दो लोब होती हैं। तो ये मैं अभी आपको शो कर देता हूँ कि ये थायराइड ग्लैंड की पोजीशन क्या है एक्चुअली। तो अगर आप इस डायग्राम को आप देखें तो यस, ये आप थायराइड ग्लैंड की लोकेशन देख सकते हैं, हमारी नेक में मौजूद है। नेक में ये है लेरिंग्स। लेरिंग्स के नीचे ये थायराइड ग्लैंड मौजूद है और इसके दो पार्ट हैं। एक लोब ये वाली है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और एक लोब इसकी ये वाली है। तो इसके दो पोर्शन होते हैं, दो लोब्स होती हैं इसकी। अब थायराइड ग्लैंड जो है, इसके हार्मोन कौन से होंगे, इसमें से किस टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं वो देखते हैं। थायराइड ग्लैंड, इसको एक्टिवेट करने के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ज़रूरत होती है। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब से। पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब में से TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोड्यूस होता रहता है और ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता रहता है। और थायराइड ग्लैंड में से 3 टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, कैल्सिटोनिन हार्मोन, T3 और T4 हार्मोन। इनके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल से। तो ये 3 किस्म के हार्मोन थायराइड ग्लैंड में से रिलीज होते हैं। अब ये हार्मोन क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब जो T4 है, इसको थायरोक्सिन भी कहा जाता है। अब T4 इसको क्यों कहा जाता है? अब देखिए, T3 हो या T4 हो, एक्चुअली ये डेरिवेटिव है, एक अमाइनो एसिड है टायरोसिन। ये एक अमाइनो एसिड है टायरोसिन। अगर इसके साथ 3 आयोडीन लगी हैं, चलें पहले हम 4 कर लेते हैं, 4 आयोडीन अटैच हैं, तो ये अब अमाइनो एसिड नहीं रहा, उसका डेरिवेटिव बन गया। ये हार्मोन है टेट्रा आइडोथायरोनिन, T4 के 4 आयोडीन इसके साथ अटैच है। और अगर इसी टायरोसिन के साथ 3 आयोडीन अटैच होंगी तो इसको T3 ट्राई आइडोथायरोनिन कहा जाता है। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे याद रहनी चाहिए कि T4 को ही एक्चुअली थायरोक्सिन भी कहा जाता है, T3 को थायरोक्सिन नहीं कहा जाता। थायरोक्सिन की टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? T4 के लिए। तो T4, T3 और कैल्सिटोनिन हार्मोन इस ग्लैंड में से प्रोड्यूस होते हैं। क्या ये हार्मोन थ्रू आउट लाइफ प्रोड्यूस होते रहते हैं? जी, ये कंटिन्यूसली एक्टिव होता है ये ग्लैंड। हर दिन, रोजाना, बाकायदगी के साथ, रेगुलरली ये इसमें से हार्मोन रिलीज होते रहते हैं। लेकिन जब हमें कभी किसी स्ट्रेस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सर्दी और भूख जो है, उसमें इन हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो ग्रोथ पीरियड होता है, उसमें भी इन हार्मोन की कंसंट्रेशन हाई होती है। और ये सेक्सुअल मैच्योरिटी जब स्टार्ट हो रही होती है या सेक्सुअल मैच्योरिटी के दौरान इन हार्मोन्स का लेवल काफ़ी पीक पे होता है हमारे ब्लड के अंदर। वैसे तो ये ग्लैंड थ्रू आउट लाइफ एक्टिव रहता है, लेकिन ये स्पेशल कंडीशंस हैं जहाँ पे थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी बहुत स्पीड अप हो जाती है और इसमें से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है।
इसके अलावा इनके फंक्शन देखते हैं। अब जो T4 यानी थायरॉक्सिन और ट्राई आइडोथायरोनिन T3 हैं, ये ऑलमोस्ट एक जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कोई थोड़े डिफरेंसेस हैं फंक्शन में, लेकिन चूंकि वो हमारी टेक्स्ट बुक से अब लिंक्ड नहीं है, इसलिए हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। आप इतना ही याद रखिएगा, T4 T3 ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। अब ये कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं? इनमें से एक फंक्शन है बेसल मेटाबॉलिक रेट बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ हीट एंड जनरेशन ऑफ एटीपी। पहले तो आप ये समझे, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन, जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, किसी स्ट्रेस कंडीशन में से नहीं गुजर रहे, हम रेस्ट पीरियड पे हैं, जैसे इस वक्त आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आप रेस्ट पीरियड पे हैं, नॉन एक्सरसाइज पीरियड पे हैं, तो इस वक्त भी आपके सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म वकूअ पज़ीर है, चल रहा है, और वो बेसल मेटाबॉलिक रेट है। और बेसल मेटाबॉलिक रेट में जो बुनियादी स्टेप है वो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन के कंट्रोल में है कि जब हम रेस्ट कंडीशन पे होते हैं तब भी हमारे सेल में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, और वो एक नॉर्मल पेस के ऊपर है, नॉर्मल स्पीड के ऊपर है। वो सारा कंट्रोल थायरॉक्सिन हार्मोन के पास है। ज़ाहिर है जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा तो उससे हीट भी जनरेट होगी और उससे एटीपी एनर्जी भी बनेगी। इसके अलावा ये सोमैटोट्रोफिन हार्मोन के साथ मिलकर, कंजक्शन का, इकट्ठे मिलकर दोनों ये ग्रोथ में अपना किरदार अदा करते हैं। तो ग्रोथ जो है ना, ये सिर्फ ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की ड्यूटी नहीं है, इसमें बाकी हार्मोन भी इन्वॉल्व है, जिनमें से एक है थायरॉक्सिन हार्मोन। इसी तरह डेवलपमेंट के दौरान जब एम्ब्रियो से ह्यूमन की डेवलपमेंट हो रही होती है या किसी और एनिमल की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो तब जो ब्रेन सेल्स हैं उनमें डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस शुरू होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में जो न्यूरॉन है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कहीं पे उनका काम मेमोरी में है, याददाश्त के हवाले से, कहीं पे वो हमारी वॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करें, कभी वो हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करें, कभी वो ब्रीथिंग को कंट्रोल करें, कहीं पे वो स्वॉलोइंग के प्रोसेस को कंट्रोल करें। तो ये सारे जो न्यूरॉन जो हैं वो बेसिकली स्ट्रक्चर तो एक जैसी है, लेकिन वो स्पेसिफिक फंक्शन अटेन करते हैं, उनमें स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने की जो एबिलिटी डेवलप होती है, ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस है, और इसके पीछे भी थायरॉक्सिन हार्मोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इट मीन कि अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान फ्यूटस की डेवलपिंग बेबी में थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म ना कर रहा हो, तो उसके ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कार्ड में डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस रुक जाता है, और फिर ऐसे बच्चे मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं, जहनी तौर पे पसमानदा होते हैं। ह्यूमंस के अलावा अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, स्पेशली फ्रॉग की बात करें अगर हम, तो वहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस को कंट्रोल करता है ये हार्मोन, वो है मेटामॉर्फोसिस। अब इसको ज़रा थोड़ा समझ लीजिएगा। आप जानते हैं कि फ्रॉग का जो लार्वा होता है, उस लार्वा की एक टेल भी होती है, और फ्रॉग के इस लार्वा को टैडपोल का नाम दिया जाता है। इट इज़ नोन एज टैडपोल। फिर इस टैडपोल में चेंजेस आती हैं, मेटामॉर्फोसिस, और किस हार्मोन की वजह से आती हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन। इस टैडपोल में जो थायराइड ग्लैंड होता है, उसमें से जो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होगा, ये टैडपोल को कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, किसमें? फ्रॉग में। जैसे टेल ख़त्म हो जाएगी, गिल्स की जगह लंग्स डेवलप हो जाएंगे, और टैडपोल में आप देखें लेग्स नहीं होती, लेग्स डेवलप हो जाएंगी। बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो ये सारी चेंजेस किसकी बदौलत आ रही होती हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन की बदौलत। अब एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि अगर टैडपोल का थायराइड ग्लैंड रिमूव कर दिया जाए,
तो वो सारी ज़िंदगी टैडपोल ही रहता है, वो कभी फ्रॉग की शक्ल अख्तियार नहीं करता। तो इससे साबित क्या होता है कि एक्चुअली वो थायराइड ग्लैंड ही था जिसके हार्मोन टैडपोल को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, उसको कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, फ्रॉग में। तो जब वो थायराइड ग्लैंड आपने रिमूव कर दिया, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन का सोर्स आपने ख़त्म कर दिया, तो ये टैडपोल, इसका साइज बढ़ता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, लेकिन कभी इसमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन के बुनियादी कोई फंक्शन है। अब हम बात करेंगे, अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन ये ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो फिर क्या नुकसानात हो सकते हैं, और अगर ये ज़रूरत से कम पैदा होगा बॉडी में तो फिर इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एक्सेस थायरॉक्सिन। एक्सेस थायरॉक्सिन को ओवर सिक्रीशन भी कहते हैं, कि जितना ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनना चाहिए बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक उससे कहीं ज़्यादा बनता है। अब एक्सेस थायरॉक्सिन प्रोड्यूस जब होगा तो इसकी वजह से एक डिजीज सामने आती है, ये उस डॉक्टर के नाम पे जिसने इसको डिस्कवर किया था, ग्रेव्स डिजीज इसका नाम। अब इस बीमारी की बहुत सारी साइन और सिम्टम्स हैं, लेकिन इस बीमारी की जो सबसे बड़ी सिम्टम है वो क्या है कि इसमें एक्स ऑफ्थेल्मिक ग्वाइटर कि जो आंखें होती हैं वो बाहर की तरफ उभर आती हैं। इसको हम आई बल्जिंग भी कहते हैं, बल्ज आउट, कि आई जो है ये बाहर की तरफ ऊपर आती है। क्यों, वजह क्या है वो अभी आपको बताएंगे। इसके अलावा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो हाई हो जाता है, यानी रेस्ट कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा बॉडी में हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा ओवर स्वेटिंग सामना करना पड़ता है कि बाहर एनवायरनमेंट में इतनी जो है वो टेम्परेचर इतना हाई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पसीना ज़्यादा आ रहा होता है, तो डेफिनेटली फिर ये कहीं पे थायरॉक्सिन की ओवर प्रोडक्शन हो रही है, जिससे बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है, और इसकी वजह से फिर कार्डियक फेलियर भी सामना करना पड़ता है, दिल की धड़कन बेतरतीब होती है, फिर उसके बाद हार्ट अटैक भी फेस करना पड़ सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये ग्रेव डिजीज हुई क्यों, स्पेशली ये जो आईज जो हैं ये बल्ज आउट हो गई, ये कैसे हो गया। तो ये एक लाइन लिखी है कि एक्चुअली ये बीमारी इस वजह से होती है कि एक एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन की वजह से ये बीमारी होती है। अब देखिए, एक तरफ हम कह रहे हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होने से ग्रेव डिजीज़ पैदा होती है, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन, कि बॉडी में कोई ऐसी प्रोटीन ज़्यादा बनना शुरू हो गया जो नॉर्मली ज़्यादा मिकदार में नहीं होती। मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन का क्या मतलब होता है। पहले तो आप देख ले, एक्स ऑफ्थाल्मिक ग्वाइटर जो होता है उसमें बेटा ये कंडीशन है कि जो पेशेंट होते हैं उनकी आईज बिल्कुल हर वक्त ऐसे ही खुली रहती हैं, उभरी हुई रहती हैं। एक तो होता है ना किसी के खौफ या हैरत से ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएं, थोड़ी ऐसे लगे आंखें बाहर की तरफ उबल पड़ी हैं, बल्ज आउट हो गई हैं। लेकिन जो लोग ग्रेव डिजीज का शिकार होते हैं उनकी आईज परमानेंटली ऐसे ही आपको बल्ज आउट फॉर्म में नजर आती हैं, जैसे स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। अब इसकी कॉज की तरफ आ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उसकी तरफ बात कर लेते हैं जी। ये जरा देखिएगा जी, ये जो डायग्राम है जिसको मैंने रेड कलर से टिक किया है, ये नॉर्मल फंक्शन है जी थायराइड ग्लैंड और उसके सेल्स का, कि पिट्यूटरी ग्लैंड में से एक हार्मोन आएगा टीएसएच, और ये हार्मोन थायराइड सेल के रिसेप्टर के ऊपर अटैच होगा, थायराइड सेल एक्टिवेट होकर थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जितनी ज़रूरत है उतना थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई और वजह हो सकती है कि इम्यून सिस्टम जो है वो कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ऑटो एंटीबॉडी जो बॉडी के अपने ही पार्ट को डैमेज करना शुरू कर दें, ऑटो एंटीबॉडी। तो जो पीछे जिक्र हुआ है ना एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन, तो एक्चुअली वो जिक्र किसका हो रहा है, इस ऑटो एंटीबॉडी का जिक्र हो रहा है, कि ये वाइट ब्लड सेल से प्रोड्यूस होने वाली एंटीबॉडी किसी फॉरेन मटेरियल के लिए नहीं है,
ये बॉडी के अपने ही सेल्स के खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। ये समझ लें कि एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन है। अब ये कैसे होता है, इसके पीछे भी लातादाद वजूहात हैं। अब ये जो ऑटो एंटीबॉडी है, एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन, ये थायराइड ग्लैंड सेल के ऊपर अटैच हो जाती है और कंटिन्यूसली स्टिमुलस देकर रखती है, जिससे बहुत ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है। इससे क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई हो जाएगा। दूसरी तरफ ऑटो एंटीबॉडी जो हैं, ये जाकर अटैच होती हैं जो आंख के मसल्स होते हैं ना, जिनकी वजह से हम अपनी आईज को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाते हैं, आई बॉल को, तो वो जो मसल्स होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, उस वजह से भी आई थोड़ी बल्ज आउट हो जाती है। दूसरा, ये जो हमारी आंख का सफ़ेद हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, या उसके सेंटर में ये कॉर्निया जो है, कलर्ड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो सामने पोर्शन नज़र आ रहा है ये एक्चुअली सारा बॉल लाइक है। ये तो सिर्फ फ्रंट पोर्शन आपको नज़र आता है ना आईज का। बहरहाल ये पूरी आई बॉल के पीछे फ्लूइड भी इकट्ठा हो जाता है, जिसको ओडीमा पड़ा था अपने फर्स्ट ईयर में, अकोमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड। वो पीछे जब फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से पीछे से प्रेशर लगता है, उसकी वजह से भी आइज बल्ज आउट होना शुरू हो जाती हैं, बाहर की तरफ उभरना शुरू हो जाती हैं। तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें गिना जाता है, वो आई बॉल के पीछे फैट जमा होना शुरू हो जाती है, लिपिड सिंथेसिस रैपिड हो जाती है। उसकी वजह से एडिपोज टिश्यू डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से भी आइज बल्ज आउट होना शुरू हो जाती है। तो ये डिजीज़ जो है ग्रेव डिजीज़ की, जहाँ पे बहुत सारी अलामात हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम क्या है कि आइज बल्ज आउट हो जाती है। और आइज का बल्ज आउट होना, इसको हमने नाम दिया था एक्स ऑफ्थाल्मिक ग्वाइटर। ग्वाइटर कहते हैं स्वेलिंग को, एक्स ऑफ्थैल्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है आइज के लिए कि आंखें उभरी हुई महसूस होती हैं, बाहर की तरफ निकली हुई महसूस होती हैं। तो ये जो एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन का आपकी बुक में जिक्र है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वो एक्चुअली ऑटो एंटीबॉडी, ऐसी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है जो आपके अपने ही बॉडी पार्ट को नुकसान देना शुरू कर देती है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं जी, कि अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज़रूरत से कम मिकदार में प्रोड्यूस होगा तो फिर क्या होगा। इसमें से पहली कंडीशन देखते हैं, कंजेनिटली डेफिशिएंट। कंजेनिटली का मतलब है जेनेटिकली या बाई बर्थ, कि अगर किसी बच्चे में पैदाइशी तौर पे इस हार्मोन की कमी हो, कि पैदाइशी तौर पे ही थायरॉक्सिन हार्मोन कम पैदा हो रहा है, तो इसकी वजह से एक डिजीज़ सामने आती है। बच्चों को पैदाइशी तौर पे एक बीमारी होती है क्रेटिनिज्म। अब क्रेटिनिज्म जो है वो जिन बच्चों का होता है उनकी कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम है, ज़ाहरी तौर पे भी कोई ऐसी अलामत है जिससे पता चल जाता है कि अच्छा बच्चे इस बीमारी का शिकार हैं। और वो सिम्टम क्या है, नंबर वन, कि ये बच्चे जो है इनकी डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होती। अब वो डेवलपमेंट नॉर्मल क्यों का कैसे पता चलेगा, कि जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसके जो बॉडी पार्ट का साइज नॉर्मल होना चाहिए, हेड का साइज है, लिम्स बाजू टांगों का साइज है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी देखने में आएगी, वो नॉर्मल साइज से थोड़े छोटे फील होंगे। उसके अलावा इनके जो बाल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, और बल्कि इसको कोर्स स्कैंटी हेयर का मतलब पता है क्या होता है, बालों के दरमियान वक्फा ज़्यादा होता है, बाल पतले हो जाते हैं। जैसे यंग एज में या अडल्ट एज में जाकर अगर किसी के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, वो ये कहते हैं हम कि हमारे बाल पतले होना शुरू हो गए। घनापन बालों में नहीं होता। वैसे बालों का जो अपना ओरिजिनल साइज होता है ना, वो तकरीबन 0.05 मिलीमीटर होता है, एक बाल का जो साइज डायमीटर होता है। तो इस बीमारी में ये डायमीटर बाल का बहुत कम रह जाता है, 0.05 मिलीमीटर से भी कम चौड़ाई रह जाती है एक बाल की। तो नतीजा ये होता है कि हेड के ऊपर बाल मौजूद ज़रूर होते हैं, लेकिन उनमें गैप इतना बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि हेड की जो स्किन होती है, स्कैल्प, वो साफ नज़र आ रही होती है। तो ये भी एक निशानी है। उसके अलावा इनकी स्किन जो होती है ये स्केली होती है, थोड़ी खुरदरी नज़र आती है, थोड़ी पीले रंग की होती है, येलोश होती है, यानी उसमें लगता है कि जैसे खून की कमी है। और मेंटली रिटार्डेड
चूंकि हमने पहले पढ़ा कि थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से न्यूरॉन डिफरेंशिएशन शो करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी हासिल कर पाते हैं। तो जब थायरॉक्सिन हार्मोन ही नहीं होगा तो फिर ऐसे बच्चों का ब्रेन भी सही डेवलप नहीं होता, उनके सोचने समझने की सलाहियतें या उनकी जो दिमागी सलाहियतें हैं वो बहुत कम रह जाती हैं। तो हम इनको कहते हैं मेंटली रिटार्डेड, जहनी तौर पे पसमानदा होते हैं। इसी तरह फिर उनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी भी नहीं होती। ये था कि अगर किसी में पैदाइशी तौर पे ही थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो। दूसरी कंडीशन ये है कि पैदाइशी तौर पे तो थायरॉक्सिन हार्मोन सही प्रोड्यूस हो रहा था, अडल्ट एज में कहीं पे जाके कोई प्रॉब्लम आया और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होगी, फिर क्या होगा? डेफिशिएंसी इन लेटर लाइफ, अडल्ट एज के बाई बर्थ कोई इशू नहीं था, बाद में जाके कहीं पे थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होना शुरू होगी। उसकी बहुत सारी रीज़न है, वो मैंने पहले बताया, स्ट्रेस कंडीशन है और फिर इन्फेक्शन है, आयोडीन की कमी है हमारी फूड के अंदर। बहरहाल इनकी वजह से एक पहली बीमारी होगी कि जो थायराइड ग्लैंड होता है ना वो स्वेलिंग हो जाती है उसमें, इसको हम ग्वाइटर कहते हैं, गिल्लड़ की बीमारी कहते हैं उर्दू में आप इसको, गिल्लड़। जो थायराइड गर्दन के अंदर है ना ग्लैंड, यही सूज जाता है, ये मोटा हो जाता है। ये आपकी टेक्स्ट बुक पे पेज 75 के ऊपर ये डायग्राम भी बनी है, नेक जो है उसमें स्वेलिंग नजर आ रही है। खैर, लेकिन क्यों हुआ ये बीमारी? अब थायरॉक्सिन हार्मोन अगर नहीं बन रहा तो उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड क्यों सोजिश में चला गया? बेटा ये है फीडबैक मैकेनिज्म। एक्चुअली क्या होता है कि जब ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल कम होता है तो होम्योस्टैटिक सिस्टम स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि थायरॉक्सिन कम है, जरा और टीएसएच पैदा किया जाए। जितना ज़्यादा टीएसएच प्रोड्यूस होगा उतना ही थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलस ज़्यादा मिलेगा। अब वो थायराइड ग्लैंड को जब स्टिमुलस ज़्यादा मिलती है तो थायराइड ग्लैंड के सेल की तादाद भी बढ़ती है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? सिंपल ग्वाइटर का नाम देते हैं। तो रीज़न क्या है कि थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल कम होगा ब्लड में, तो इसको एनहांस करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड और ज़्यादा टीएसएच प्रोड्यूस करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलस ज़्यादा मिलेगी, लेकिन चूंकि आयोडीन नहीं होता डाइट के अंदर, थायरॉक्सिन तो नहीं बनेगा, लेकिन थायराइड ग्लैंड के सेल की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे फिर स्वेलिंग साइज बड़ा हो जाता है उसका। इसके अलावा एक और कंडीशन इसकी वजह से आती है कि फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होता। वो हमने 15 चैप्टर में पढ़ा था ना, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। तो जब थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है तो बॉडी में फैट जमा होना शुरू हो जाती है, उसकी ब्रेक डाउन का प्रोसेस जो है वो थोड़ा रुक जाता है। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान ओवरवेट हो जाता है। इस कंडीशन को हम मिक्सोडर्मा कहते हैं, मिक्सोडीमा, कि फैट भी जमा हो जाती है और स्किन के नीचे टिश्यूज के इर्द गिर्द फ्लूइड भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और स्पेशली हाथों की जो स्किन होती है उसके नीचे फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाता है और हाथ फूले हुए नजर आते हैं। इस कंडीशन को पफिनेस ऑफ हैंड कहा जाता है। तो एक तो फैट जमा होने की वजह से जो है ना वो थोड़ा मोटापा होगा, थोड़ा जो है वो बॉडी स्किन थोड़ी फूली हुई फील होगी कि उसके नीचे फैट ज़्यादा इकट्ठी होगी। दूसरी बड़ी वजह क्या मैं बता रहा हूँ कि टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा जमा हो जाता है, ओडीमा कंडीशन। तो पफिनेस हाथों में और ओवरऑल इवन के जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, जहनी सलाहियतें हैं, ये भी मुतासर होना शुरू हो जाती हैं और मजमूई तौर पे जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है हमारा वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। मैं इसको शो भी करता हूँ अभी आपके सामने। जी ये क्रेटिनिज्म है जी, और क्रेटिनिज्म में आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे कि बालों के दरमियान आपको गैप नजर आ रहे हैं। ये है स्कैंटी हेयर के बाल कहीं कहीं पे मौजूद हैं, बालों का डायमीटर बहुत कम होता है, बाल बड़े पतले होते हैं। ये है जी पफीनेस ऑफ हैंड, हाथों में आप स्वेलिंग सोजिश देख सकते हैं, ये एक्चुअली स्किन के नीचे बहुत ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हुआ है। तो देखिए एक तो मोटापा होता है फैट के जमा होने से,
और एक होता है फ्लूइड के जमा होने से। तो अगर इस तरह पफिनेस फील हो कि स्किन को हाथ लगाए नीचे बहुत सारा फ्लूइड फील हो तो ये फैट की वजह से मोटापा नहीं है, फिर ये मिक्सोडीमा है और ये स्पेशली थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से ऐसा होता है। उसके बाद ये है हार्मोन कैल्सिटोनिन। तो मैं इसको आज वाले लेक्चर में इसलिए डिस्क्राइब नहीं कर रहा, इसको कल वाले लेक्चर पे मैं रखूंगा, क्योंकि जो कल नेक्स्ट हमने पढ़ना है ना पैराथायराइड ग्लैंड, तो ये पैराथायराइड ग्लैंड और कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है इनके फंक्शन जो है ना वो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। इसे फिर दोनों को इकट्ठा मिला के पढ़ेंगे ताकि भैया कब दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। तो दैट्स ऑल अबाउट thyroid gland. Any question please?